कल तक हमने देखा ग्राम पंचायतों का गठन, क्या लाभ है, ठीक है, क्या कार्य प्रणाली है, वो तुम सभी सुपरिचित हो। आज जो देखते हैं आगे के क्या नीति निर्देशक तत्व है राज्य के लिए, यानी नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, राज्य या सरकार को निर्देशित करते हैं कि तुम ये काम करो। तो अगला काम कौन सा है वो देख लेते हैं। देखो भाई, राज्य अपने विकास एवं आर्थिक साधनों या संसाधनों, अपने विकास और आर्थिक साधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए क्या प्रयास करेगा। देखो, सबसे पहले तो अपने विकास, अच्छा, अपना जो राजस्थान राज्य है वो विकसित राज्य है या विकासित राज्य वर्तमान समय में? विकासशील है। बीमारू राज्यों का नाम सुना है तुमने? बीमारू नहीं सुना? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य क्यों है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश कहा जाता था पहले बीमारू राज्य। क्यों कहा जाता था? बीमार किसे बोलते हैं? ये सर बता रहे थे, बीमार हो गया तो वो क्या, बीमार हो गए एक तरह से। तो ये जो अल्प विकसित की या अल्प विकास की अवस्था है वो क्या उसने क्या किया, इनको बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा है। तो राजस्थान में क्या है, था किसी समय, अभी तो सभी क्या है, प्रगतिशील अवस्था में, ठीक है। तो अपने विकास जो भी डेवलपमेंट हुआ है, एक तो उसको ध्यान रखना है राज्य को, ठीक है। दूसरा आर्थिक साधन, दो चीजों को दिमाग में रखेगा राज्य, कौन कौन सी? विकास और आर्थिक साधन, इनको ध्यान में रखकर व्यक्तियों को अपनी योग्यता अनुसार शिक्षा एवं रोजगार मिले। राज्य किन दो चीजों को ध्यान में रखेगा? अपने विकास और आर्थिक साधनों, जिससे क्या मिल सके व्यक्तियों को। अब व्यक्ति के अंतर्गत महिला भी आ गए और पुरुष भी आ गए, पर्सन, बच्चे भी आ गए, बड़ी भी आ गए, बूढ़ी भी आ गई, ठीक है। उनके लिए क्या? शिक्षा व रोजगार दे रहा है क्या राज्य? शिक्षा और रोजगार दे रहा है। किसको ध्यान में रखते हुए? अपने विकास और आर्थिक साधनों को। कल को अशोक गहलोत भावनाओं में भेजा, यदि इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखे, अशोक गहलोत भावनाओं में भेजा कल और बोले सभी जो भी पढ़े हुए ग्रेजुएट लड़के हैं या स्नातक पास लड़के लड़कियां हैं, उनको क्या, सभी को सरकारी नौकरी, सभी को सरकारी नौकरी, तुम्हें नौकर बना रहे हैं सरकारी, बन जाओगे सोच इच्छा से, है? देखो कितनी खुशी आई है ना, बन जाओगे। पर राज्य ने क्या ध्यान नहीं रखा? रख सकता है क्या अशोक गहलोत या नरेंद्र मोदी? नहीं रख सकता। तो इसलिए इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। बोल दे सभी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत स्विफ्ट डिजायर कार है, अभी गेहूं बांटे जा रहे दुगने, फिर बोल दे स्विफ्ट डिजायर कार। किसका ध्यान नहीं रखा राज्य ने? क्या होगा इससे? अच्छा, नुकसान क्या है? सरकार ये भी तो कर सकती है ना, बांट सकती है सरकार, तो भाई नोट था पे जाए और देती जाए तुम्हें,
2,000 के नोट साहब में कितना 1 सेकंड भी नहीं लगती, साहब साहब के दे दिए ट्रक भर भर के। खरीद लेंगे? है, खरीद सकते हैं ना? हर सरकार को क्या कौन सी समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, नोट साहब के दे दे तुम्हें, दे दे क्या? क्यों, नुकसान क्या है? दे देना चाहिए ना, है ना? नोट साहब के दे, सारी गरीबी दूर, गरीबी खत्म हो जाएगी, है ना? पर एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज की मार्केट में अधिकता हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। 2,000 का नोट 2 रुपये बन जाएगा, बाद में 2,000 का नोट क्या बन जाएगा? 2 रुपये। चाय भी नहीं है, 2.5 नोट ले जाने पड़ेंगे 2,000 के चाय पीने के लिए, अगर सरकार ऐसा कर दे तो, है ना? हाँ, चीजें महंगी हो जाएगी बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। ठीक है, अर्थशास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। तो राज्य क्या ध्यान रखेगा, सरकार क्या ध्यान रखेगी? अपने विकास की और आर्थिक साधनों की सीमाओं में रहते, हद में रहो, है ना? कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। ठीक है, ये सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। इसके बाद में ये कहाँ मिलता है? प्रावधान अनुच्छेद 41 में। ठीक है, इसके बाद में न्यायोचित, अनुकूल, ठीक है, और सुसंगत। न्यायोचित, अनुकूल और सुसंगत वातावरण में कार्य करेंगे कौन? कार्मिक। इसमें एक और प्रावधान है जिसे बोलते हैं प्रसूति सहायता। ठीक है, ध्यान रखना, ये मिलेगा अनुच्छेद 42 में। क्या? न्यायोचित यानी न्यायिक रूप से उचित, अनुकूल अडेप्टेबल, ठीक है, सुसंगत मैचेबल वातावरण, एनवायरमेंट। हमें ऐसा वातावरण मिले जो कैसा कैसा हो? न्यायोचित, अनुकूल, सुसंगत। 80 साल के बूढ़े को लगा दिया भारी उद्योग में, है ना? बोल रहा है इसको 1 क्विंटल की बोरी उठा, आर्मी में लगा दी, है ना? सबसे बढ़िया उदाहरण। हाँ, आर्मी में लगा दे बूढ़े आदमी को और बोले पाकिस्तानियों को उड़ाना है, वो खुद परी बन के उड़ रहा है ना? खुद का पता नहीं, पाकिस्तान में उड़ाएगा, उड़ाएगा क्या? क्या नहीं है उसका कार्य? न्यायोचित नहीं है, और सुसंगत वातावरण में नहीं है उसका कार्य, तो क्या होगा? परेशानी होगी, परेशानी होगी ना। ठीक है, उसी प्रकार से बूढ़ी कोई महिला है, उसको क्रिकेट खिला रहे, तो क्या चल जाएगी इंडियन क्रिकेट टीम में? चलो चल गई, सिलेक्शन कर लिया, ले लिया, ठीक है, खेलने की वहां पे, है ना? तुड़वा के और बैठ जाएगी बेचारी, पहले नकली दांत लगा के जाएगी, है ना? बूढ़े बूढ़ी क्या करते हैं, लेकिन दांत नहीं होते हैं, नकली दांत लगाते हैं, बोल मुंह पे लग जाए, दांत निकल के पड़ जाए, है ना? तो हाँ, किसको? कार्मिकों को। कैसा वातावरण देंगे हम? न्यायिक रूप से उचित, अनुकूल, उसके अनुकूल हो। हाँ, घर पे बैठ के बूढ़ा बूढ़ी बीड़ी बना सकते हैं, बीड़ी पी नहीं बना सकते, उद्योग ही बीड़ी उद्योग लिखवा था ना अधिनियम की, एक बार याद हो तुम्हें, बाल श्रम वाले में, है ना? बाल श्रम में लिखवा था ना, सिगार एवं बीड़ी अधिनियम 1946 नहीं 66, है ना? तो बीड़ी उद्योग होता है, घर बैठ के तो कर सकते हैं काम वृद्धावस्था में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई निशक्त जन है, निशक्त जो कि दिव्यांग है, दिव्यांग वो जानते हो सभी, हैंडीकैप्ड, हाँ, विकलांग, जिसका विकल हो चुका है अंग, विकलांग, ठीक है, उससे कैसा कार्य करवा सकते हैं हम? उसी के अनुकूल, ठीक है, व्हील चेयर पे बैठ के जा रहा है, उसको हम बोले 100 मीटर की दौड़ करनी है तेरे को, फर्राटा दौड़, कैसे करेगा? कर लेगा क्या? ओलंपिक में भाग लेना है तेरे को,
या कबड्डी खेलनी है ना, या पहलवानी करनी है, कर लेगा? नहीं करेगा। या फिर दिन भर मजदूरी करनी है, पत्थर तोड़ने पहाड़ों में जाके, है ना, इमारत पत्थरों के लिए, तो वैसी परिस्थितियों में नहीं होगा काम। इसके अलावा प्रसूति, प्रसूति किसे बोलते हैं? जो गर्भाधान कर रखी महिला है, जो महिला गर्भाधान कर रखी है, जिसके पेट में बच्चा है ना, वो भी निःशक्ति हो जाती है एक प्रकार से, कुछ भारी कार्य नहीं कर सकती, वो भारी छोटे छोटे प्रसूति यानी जिस महिला ने गर्भाधान कर रखा है। अच्छा, हमने गवर्नमेंट स्कूलों में देखा होगा, मैडम्स जो होती है, जब वो गर्भाधान धारण करती है तो क्या होता है, दिखती है कि स्कूल में वो कहाँ चली जाती है? घर पे, है ना, मात्रा अवकाश से बोलते हैं। या फिर महिलाओं से भारी काम नहीं करवाया जाता, हल्का भी नहीं करवाया जाता, 6 महीने की छुट्टी लेके मैडम बढ़िया हाँ जाती है घर पे, स्वास्थ्य लाभ लेती है। अच्छा, मातृ अवकाश के साथ साथ पितृ अवकाश भी है, पापा भी ले सकते हैं छुट्टी, है ना। पापा भी क्या करते, पापा थोड़ी है प्रसूति, फिर भी पापा को भी मिलेगा, क्यों? वो भी बच्चे को खिलाएंगे, छोटे बच्चे को ना ध्यान रखेंगे, अकेली माँ केयर नहीं कर सकती, है ना, तो पापा को भी पितृ अवकाश मिलता है। तो ये विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां कौन उत्पन्न करेगा? राज्य। ये बहुत लंबी जंग लड़ी गई थी, जो ये प्रसूति महिला है, इनके अवकाश में इतनी वृद्धि एकदम से नहीं हुई, या फिर स्वतंत्रता के जस्ट बाद में नहीं हुई थी, धीमे धीमे ये क्रमशः बढ़ता गया मामला, और अंततः वर्तमान सुविधाएं इन महिलाओं को मिली है। अगर कोई कंपनी या कारखाने में जो लिमिटेड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनमें कोई महिला कार्य कर रही है तो क्या होगा? श्रमिक कार्ड नाम सुना है? क्या लाभ है उसके? हाँ, उसमें भी। अच्छा, वर्तमान समय में जो प्रसूति महिला है, गर्भधारण धारण कर रखी महिला है, उसको सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क दवाइयां, इलाज, इसके अतिरिक्त सरकार आर्थिक अंशदान भी प्रदान करती है उनको, ये लाभ भी प्रदान करती है। जैसे भी कोई योजना है ना, जिसमें 6,000 रुपए हाँ डिलीवरी होने से पहले तक सरकार देती है, किस लिए? उसके पोषण के स्तर को बनाए रखने के लिए, ठीक है। ये क्या है, किसके अंतर्गत है? राज्य को किसने निर्देशित किया? इन प्रावधानों ने, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में और प्रस्तुति सहायता, ठीक है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति वैसे निम्नतर होती है थोड़ी, और फिर ये और, है ना, तो इसको भी, इसका भी भार महिलाओं को ही वहन करना पड़ता है। कहाँ मिलता है इसका उल्लेख? अनुच्छेद 42 में। कौन करेगा ऐसे कार्य? राज्य या सरकार, ठीक है। अभी तो देखते जाओ, आगे आगे और योजनाएं आती रहेगी, जो जो हम आर्थिक रूप से, हमारे आर्थिक साधन या संसाधन बढ़ते रहेंगे, सुविधाएं बढ़ती जाएगी, ठीक है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। किसी न किसी समय हम हमारे जितने भी नीति निर्देशक तत्व है, उनके लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, समस्त लक्ष्यों को, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब हम क्या कर लेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, करीब करीब कर रहे है ना। रोजगार और शिक्षा हमें मिल रही, शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कर दिया। अब जो 14 वर्ष तक था, अब बोल रहे हैं 12वीं तक भी लड़कियों को निःशुल्क मिले शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों में भी। अब क्या करने जा रहे हैं प्रावधान? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 8वीं तक जो निःशुल्क मिलती थी ना आरटी के तहत, अब उसे कहां तक बढ़ाया जा रहा है? लड़कियों के लिए 12वीं तक, ठीक है। और फिर उसके बाद में लड़कों के लिए भी कर देंगे, और फिर कॉलेज, बचा कॉलेज, उसमें भी बिल्कुल निःशुल्क। तो शिक्षा क्या हो गई? निःशुल्क होती जा रही है। पर राज्य किसके अनुसार कार्य करेगा? विकास और अपने आर्थिक संसाधनों या साधनों के अनुसार। अभी नहीं कर सकता क्योंकि राज्य सरकार की वहन करने की क्षमता नहीं है। फिर कर्मकारों या कर्मचारियों के निर्वाह
एवं वेतन। कर्मकारों या कर्मचारियों के निर्वाह एवं वेतन। निर्वाह क्या होता है? यापन, जीवन निर्वाह करना, जीवन यापन करना यानी टाइम पास करना। अपने लैंग्वेज में बोले तो, अपनी भाषा में बोले तो क्या? समय व्यतीत करना, जीवन को व्यतीत करना। कर रहे हैं ना सभी, और क्या कर रहा है? कर रहे हैं टाइम पास, है ना? वही पूछते ना, या तो बोलो कि मौज कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं टाइम पास। मूड ऑफ हुआ तो कर रहे हैं टाइम पास, दे रहे धक्के, है ना? किसके? है ना? सभी सुपरिचित है। फिर वेतन, इनके संबंध में भी राज्य को निर्देशित किया गया है इस प्रावधान के अनुसार। कैसे कैसे? इसमें देखो, कर्मचारियों के व्यवसाय के प्रबंधन या प्रबंध में सहभागिता। ठीक है, अब प्रबंध वही चीज आ गई। प्रबंध क्या होता है? मैनेजमेंट। किसी चीज का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है, यह मुख्य रूप से किसके हाथ में रहता है? प्रबंधक के हाथ में। और प्रबंधक क्या कार्य करता है? प्रबंध का कार्य, प्रबंधन। ठीक है, सबसे सटीक एग्जांपल है हमारे घर का बजट मैनेजमेंट या बजट प्रबंधन। बजट प्रबंधन क्या होता है? कहाँ कितना पैसा कैसे जाएगा, किस अवस्था में जाएगा, इसका मैनेजमेंट कौन संभालता है? मम्मी या पापा। ठीक है, मैनेजर एक और दूसरा कमाने वाला। तो प्रबंध समझे? ठीक है, तो प्रबंध में सहभागिता। सहभागिता से क्या तात्पर्य है? जैसे पापा संभालते हैं पूरा घर का बजट मैनेजमेंट, तो मम्मी का भी कुछ ना कुछ योगदान होता होगा। मम्मी का होता है, तो मम्मी की क्या है इसमें? सहभागिता। चीनी 5 किलो लेके आनी, मम्मी बोल रही नहीं 6.5 किलो। पापा बोल रहे चीनी बजट के अंतर्गत कितनी लिखी है? 5 किलो। मम्मी क्या बोल रही है? 6.5 किलो। फिर पापा बोलते ना तेरा ना मेरा, 5.5 किलो। ठीक है, ये क्या हो गई? दोनों की सहभागिता। ठीक है, प्रबंधन में सहभागिता किनकी? यहाँ पे किसकी? कर्मचारियों की। ठीक है, तो जहां वो काम कर रहे हैं अथवा जिस क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं, वहां पर ये नीति निर्देशक तो क्या निर्देशित करता है? कर्मचारियों के व्यवसाय, ठीक है, में क्या? प्रबंध में सहभागिता। किस प्रकार से व्यवसाय को चलाना है ना? उसमें कर्मचारियों क्या होनी चाहिए? सहभागिता। सहभागिता से मतलब क्या है? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। क्या होता है ये? सहभागिता। साथ में भागना। हाँ सही है, जिस प्रकार से व्यवसाय चल रहा है उसी के साथ साथ भागना है। ठीक है, या उसी में भाग लेना है उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो चल रहा है। ठीक है, तो सहभागिता से समझ गई तुम? किसकी? जहां वह कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके लाभ क्या है? अगर प्रत्येक कर्मचारी या अधिकांश कर्मचारी जिस व्यवसाय से वे जुड़े हुए हैं उस व्यवसाय में पूर्ण सहभागिता निभाते हैं, तो क्या लाभ है इसके? लाभ होंगे क्या? तुम बता दो। हाँ ठीक है, सभी का आंशिक या पूर्ण योगदान मिलेगा तो व्यवसाय को और अधिक गति मिलेगी। दूसरी चीज, जितने भी कर्मचारी या कर्मकार हैं इनको यदि प्रबंध में सहभागिता मिलेगी तो क्या होगा? स्वयं को भी सीखने को मिलेगा, स्वयं नया व्यवसाय खड़ा कर सकता है। स्वयं क्या कर सकता है? वो आगामी जीवन में सीखेगा ना भाई। जरूरत नहीं सरकारी सेक्टर में प्रमोशन हो या पदोन्नति हो, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। कैसे? समय के साथ साथ सीखता जाता है वैसे वैसे। ठीक है, हाँ, निपुणता आती रहती है। निपुणता आएगी तो स्वयं का भी खड़ा कर देता है क्या? व्यवसाय। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। दूसरी,
सहकारी समितियों सहकारी समितियों की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा कौन? राज्य। सहकारी समिति क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी समितियां जैसे डेयरी है गांव में, क्या होता है वहां पे? अगर डेयरी हो तो क्या करोगे तुम? टंकी लेके खुला दूध ले लो, दूध कितना पी लेगा छाछ? क्या छाछ में कूदेगा क्या? अरे भाई, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेयरी है वो किसका उदाहरण है? क्या लाभ है और वह ना हो तो क्या हानियां है? हम यदि जरूरत से ज्यादा दूध उत्पादित कर लेते तो क्या करते हैं? जैसे हमारे घर की डिमांड 2 या 3 लीटर है और हमारे दूध घर में 4-5 भैंस हैं, 15-20 लीटर दूध डेली का आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 15 लीटर दूध को क्या करें? डेयरी पे दिए, पैसा है पैसा बाबू भैया, है ना? तो है ना, वो किसका उदाहरण है? अगर सहकारी समितियां अथवा डेयरी ना हो तो क्या होगा? दूध लेके फिरती फिरेंगे दिन भर, दूध ले लो, दूध नहीं चाहिए, है ना? और दूसरी चीज, जहां पे शहरी क्षेत्रों में दूध की आवक कम होती है, मतलब उत्पादित तो होता ही नहीं, बाहर से आता है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहां क्या होगा? वहां पहुंचेगा नहीं दूध, ठीक है? तो जो अपनी सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर है? ये क्या है? सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास। अच्छा, सहकारी समितियां दूध, ये तो दूध तो एग्जाम्पल हो गया एक, इसके अलावा मैं बोलूं ऋण या उधार या लोन हम लेते हैं। गांव में सोसाइटीज बनी होती है, कंदी जिसे बोलते हैं, कंदी, है ना? हाँ, उठा लिए पैसे, जमा करा दिया। वह कैसे लाभदायक है? वह भी लाभदायक है क्या? अरे 100 बात हो गई। एक बात है, हमारा कोई छोटा सा गांव है, उसमें हमें आर्थिक जागरूकता नहीं है, तो हमारा शोषण कौन करेगा? वहां के सेठ या बनिए या लाला, ये करेंगे हमारा शोषण। पर मान लो हम आपस में आपसी समझौते से क्या कर ले, सहकारी समितियों या सहकारी समिति की स्थापना कर ले, भाई ये ऋण वितरित करेगी, आपसे सहयोग से जो स्थापित हुई ये संस्था, ये क्या करेगी? ऋण वितरित करेगी। 3 रुपए सैकड़े नहीं, 2 रुपए सैकड़े नहीं, 1 रुपया या 1.5 रुपया ब्याज कितना लेगा? 18% या 12%। 12% का मतलब 1 रुपया सैकड़ा, 24% का मतलब 2 रुपये सैकड़ा, और 36% का मतलब 3 रुपये सैकड़ा। हम नॉर्मली सुनने में आते हैं, अभी तो कम हो गया बिल्कुल पर्सनल, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था फैल चुकी है। बैंक हमें देता है 12% में, 18% में, जबकि हमारे गांव की सेठ 24 तो न्यूनतम है उनका, ठीक है? 36%, 48%, कहीं कहीं तो 10 रुपये सैकड़ा भी सुना होगा, है ना? 10 रुपये सैकड़े का मतलब 120%। 10,000 रुपये हमने ऋण लिया, 1 साल बाद में ब्याज सहित कितने हो जाएंगे? 22,000। 10,000 कितना हो गया? 22,000। 1 लाख लिया तो 2,20,000 ब्याज सहित। इसकी जगह हम कर ले आपस में सहयोग करके सहकारी समिति की स्थापना कर ले, तो क्या होगा? ऋण लेना सरल होगा, एकदम आसान दर पर, या सरल या न्यूनतम दर पर, ठीक है? शोषण से बच जाएंगे, इसमें भी बच रहे हैं, क्योंकि हम खुद सीख रहे हैं, कर्मचारी जो है वो खुद क्या कर रहा है? सीख रहा है, और इसमें आपसी सहयोग से शोषण से बच सकते हैं, ठीक है? तो ये 2 प्रावधान किसमें है? कर्मकारों या कर्मचारियों के निर्वाह एवं वेतन, किसमें? अनुच्छेद 43, ठीक है? इसके बाद में
सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता या विधि, जिसे हम बोलते हैं यूसीसी, यूनिक सिविल कोड। ठीक है, ये क्या होता है? सभी नागरिक, हम सब के लिए समान नागरिक संहिता या विधि। ठीक है, इसमें देखो धर्म, समाज, लिंग के आधार पर कोई विभेद या भेदभाव नहीं होगा। यदि ये प्रावधान अभी लागू नहीं है, केवल संवैधानिक प्रावधान है, किंतु धरातल पर ये क्रियान्वित नहीं हुआ है। कौन सा? सभी नागरिकों के लिए, एक बार बोलो, समान नागरिक संहिता या विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूसीसी। क्या है ये? धर्म, समाज और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यदि यह लागू हो जाए, वास्तविकता में यदि यह क्रियान्वित हो जाए तो क्या होगा? कोई किसी प्रकार की विशेष रियायत नहीं रख पाएगा या विशेष सुविधाएं नहीं ले पाएगा। कैसे? जैसे हमारी बात करें, मुस्लिम या कोई अन्य अल्पसंख्यक वर्ग, उसको क्या है? हमारी विधिक या संवैधानिक व्यवस्था से, या संविधान जो हमारी व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए लागू है, उससे थोड़ी रियायत दी गई है। जैसे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों को वो संरक्षित कर सकते हैं, उनके अनुसार चल सकते हैं। पर ये लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं ये? ठीक है, पर विभेद के आधार पर विभेद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विभेद नहीं होगा। तो सभी नागरिक क्या बन चुके हैं? एक समान हो चुके हैं या एक समान बन चुके हैं। अभी कुछ अच्छा, जैसे अभी कुछ समय पहले तक 3 तलाक ना सुना होगा तुमने? क्या था उसमें? 3 तलाक में क्या था? मुंह से बोल दिया तलाक तलाक तलाक। कौन बोल सकता था? 21 धर्म के लोग। तलाक हो गया, हो जाता था। और किसी अन्य धर्म का बोल दे तो मुंह पे चिमटा फूकने देता था। बोल और बोल, बुलाओगे तेरे को, है ना, चल कोर्ट में चल। और किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो तो उसे क्या करना पड़ता था? दहेज का केस तो होगी सीधा ही, है ना। पति को क्या बोला जाता था? दहेज का केस, है ना, ज्यादा नेतागिरी की तो। जबकि यहाँ मुस्लिमों में हो गया चल जा, उठा के बक्सा निकल जाती थी महिला। ये क्यों भेदभाव? कुछ अलग से प्रावधान दिए गए हैं ना, जो किसका विरोध कर रहे हैं? समान नागरिक संहिता। ये तो मात्र एक छोटा सा तुच्छ सा एग्जांपल था, उदाहरण था। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ठीक है, जैसे तलाक के बाद में मुआवजा देना। तलाक होता है, उसके बाद में क्या देना पड़ता है? कानून या कोर्ट के अनुसार मुआवजा, है ना। जैसे हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं पति को, तलाक के बाद पत्नी को। क्यों? जीवन निर्वाह के लिए, बच्चों का पालन पोषण भी करना है उसे। वह कहाँ क्या करेगी? किसे देना पड़ेगा? पति को। ठीक है, जबकि वही अल्पसंख्यकों में ये क्या थी? छूट थी, दे या ना दे, अपने कानून के हिसाब से चले, अपने निजी और व्यक्तिगत कानून के हिसाब से चले। दे तो मर्जी, ना दे तो मर्जी, पर इसके अनुसार क्या है? देना पड़ेगा। महिलाओं को देना पड़ेगा मुआवजा। क्या देना पड़ेगा? मुआवजा। एक शब्द ध्यान रखना, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? कि सभी नागरिक क्या है? कैसे हैं? एक समान है। सभी नागरिक कैसे हैं? ठीक है, हाँ। किस अनुच्छेद में? 44 या 44, ठीक है, आर्टिकल। इसके बाद में बाल्य पूर्व देखभाल। बाल्य पूर्व देखभाल
बाल्य पूर्व देखभाल से क्या समझते हो? अच्छा, हमने देखा था निःशुल्क शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का मौलिक अधिकार, उसमें आयु वर्ग क्या था? 6 से 14। यहाँ पे क्या लिखा? 6 से कम आयु के बालकों को क्या क्या, ठीक है, ये उपलब्ध कराएगा राज्य से। बाल्य पूर्व यानी जब बालपन होता है उससे भी पहले की अवस्था, यानी कौन सी अवस्था? आंगनबाड़ी वाली। कौन सी? कहाँ पढ़ते हो? आंगनबाड़ी में है ना, आंगनबाड़ी में है ना, हाँ आंगनबाड़ी में। तो वो वह प्रावधान या व्यवस्था क्यों लाई गई आंगनबाड़ी वाली? रात को सरकारों को सपना आया कि सुबह आंगनबाड़ी खोलना है, ऐसा हुआ था? किसने निर्देशित किया सरकारों को? सरकार ने सरकारों कर दिया, निर्देशित है। अरे भाई कौन कर रहा है निर्देशित इन चीजों के लिए सरकार को? नीति निर्देशक तत्व। धीरे धीरे बोला ना मैं, हम अचीव करते जा रहे हैं सभी लक्ष्यों को धीमे धीमे, ठीक है। हमारा जो संविधान बोलता है हमारे राष्ट्र का स्वरूप है लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र, उसके विभिन्न लक्ष्यों को हम धीमे धीमे प्राप्त करते जा रहे हैं। किस आधार पर? विकास की सीमाओं और आर्थिक संसाधनों के अनुसार, है ना। जो जो हमारे आर्थिक संसाधन बढ़ रहे हैं हम उसी दिशा में उसी गति से बढ़ रहे हैं। देख लो इनमें से अधिकतर प्रावधान करीब करीब कंप्लीट हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है। तो ये काम देखने को मिलेगा में अनुच्छेद सीधा ही अनुच्छेद 45 46 सीधा 46 है, क्रमशः चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 46 में है क्या? सही में दे मिले कौन? सीधा 46 में क्या दे रखा है? दुर्बल वर्ग की शिक्षा, हाँ वो SC ST है ना, पिछड़े वर्ग, उनके बारे में। तो यहाँ पे बालकों को भी ध्यान रखना पड़ेगा यार। सीधे एडल्ट में चला गया, सीधी छोटे बच्चों को देख ले थोड़ा, बेचारे सर्दी लग रही होगी, शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया बच्चों का, 5 तारीख तक कर दिया, आज तक है। हाँ आंगनबाड़ी की तो छुट्टी रहती है, वो आते हैं बटन खोल के, छोटे छोटे बच्चे दादागिरी करते हुए आंगनबाड़ी में देखना छोटे बच्चों की, मैडम को चाटा मार देते हैं। हाँ जैसे घर पे सिखाते हैं ना, आंगनबाड़ी में जाते कौन है? अरे भाई हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी वाले बच्चे कहाँ जाते हैं? प्ले ग्रुप वाले स्कूलों में। और जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? आंगनबाड़ी में। हाँ तो घर पे कैसे कहते थे उनको, बेटा पापा को मार मम्मी को मार, तो वही सीखते हैं। ज्यादा उनको धमका दिया तो वो ये चला घर पे बटन खुले ऐसे मारी, हाँ है मारी, हाँ मारी है ना, मारी फिर बोल के आते हैं वो तो यार बच्चे छोटे। अच्छा हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी का हो या लोअर सोसाइटी का हो, बच्चे शरारत करते अच्छे लगते हैं, खुद के छोटे वाले, दूसरों के नहीं लगते। दूसरों के बच्चों को तो गुस्सा आता है, खुद के बच्चे शरारत करते हैं ऐसे लगता है कृष्ण भगवान आगे लीलाएं दिखा रहे है ना, अत्यंत ही आनंदित होते हैं। तो हाँ उसी के चक्कर में क्या बच्चे बिगड़ जाते हैं कई बार, छोटे छोटे बच्चे है ना, तो कुछ भी कर लेते हैं वो। तो सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, किस लिए? पोषण शिक्षा। पोषण के अंतर्गत क्या खिलाया जाता है आंगनबाड़ी में? मरमरे, पंजीरी और रोटी चावल गेहूं सीधा ही है ना, ये सब हाँ क्यों खिलाते हैं? पोषण का ध्यान रखने के लिए, और पढ़ाते भी हैं। जोनी जोनी इसको भी सिखाती मैडम में कभी कभी, है ना। एक वो निरक्षर माता पिता या दादा दादी के सामने जोनी जोनी इसको हम बोल दिए, दादा दादी देखते मेरा बेटा तो कलेक्टर बनेगा, है ना, अंग्रेजी बोल रहे हैं, अभी इंग्लिश बोलने लगे है ना। हाँ तो कई चीजें हैं जो नीति निर्देशक तत्वों द्वारा राज्य को निर्देशित की जाती है, उनमें से ये प्रमुख वापस रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान, इससे पहले हमने देखा ना ग्राम पंचायतों का गठन, लाभ क्या है हमने देख लिया, नहीं हो तो हानि क्या है वो भी हम देख चुके हैं। अब अगला प्रावधान है, किस किस चीजों का ध्यान रखेगा राज्य? विकास और आर्थिक संसाधनों का, ठीक है।
उसके अंतर्गत रहकर क्या करेगा? किसको? व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार प्रदान करेगा। अगर अपनी आर्थिक सीमाओं और विकास की सीमाओं को राज्य भूल गया तो क्या होगा? अरे अशोक गहलोत सबको नौकरी दे तो क्या होगा? अव्यवस्था हो जाए सभी सरकारी नौकरी में। हाँ ऐसा ही होगा ना। अव्यवस्था किस हो जाएगी? सभी को नौकरी दे देंगे तो जिसको नौकरी दे रहे हैं वो करेगा काम। हाँ जिसको जो पढ़ा लिखा है उसको। ये बोल रहा है भाई सभी को नौकरी देगा, काम कौन करेगा? नौकरी किस लिए दी गई है? सेठ बनाने के लिए है यार। गांव में कौन से काम है? कृषि तो नौकरी लगने के बाद में मशीन से सारी कृषि कर सकता है बैठे बैठे, है ना। इशारा काफी है, कर देगी मशीन सारा काम। और बोल, गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी, है ना। और चलाने के लिए भी तो चाहिए। हाँ ऑटोमेटिक कर देंगे सिस्टम, है ना। चला के चालू करके छोड़ देंगे। और बोलो, ऑटोमेटिक आ रहा है ना, प्लेन है ऑटोमेटिक मोड पे जाते हैं आजकल तो। ये क्या जेसीबी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। और बोल, हाँ सभी को सैलरी दे सकती है 60-70 रुपए महीने की। सरकार दे सकती है नौकरी लगा के सबको? नहीं दे सकती है ना। हाँ तो उसने किसका उल्लंघन किया है? अपनी आर्थिक साधनों की सीमा को। विकास भी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। इतना मशीनीकरण नहीं है, आधुनिक तकनीकें नहीं है ये, फिर भी भावनाओं में बहकर कर दे कोई काम तो क्या हो जाएगा? लेने के देने पड़ जाएंगे। पर थोड़ा बहुत तो कर सकती है ना सरकार, जैसे मनरेगा चला दी, है ना। गरीब कल्याण योजना चला दिया, है ना। और इसके अलावा शिक्षा के अंतर्गत हमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान कर दिया। फ्री में पढ़ सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में भी, महंगी महंगी स्कूलों में, है ना। ये किस नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है? कौन से प्रावधान में? 41वें अनुच्छेद के अनुसार। कौन कर रहा है ये काम? कौन करवा रहा है? संविधान का भाग 4। फिर न्यायोचित सुसंगत वातावरण में कार्य करे। कौन? कार्मिक या कर्मचारी, ठीक है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत प्रसूति सहायता को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया गया है। प्रसूति सहायता से क्या तात्पर्य है? जो गर्भाधान धारण कर चुकी महिला है, ठीक है, उसके लिए कैसी व्यवस्था या वातावरण बनाएगी सरकार? सुसंगत और उपयुक्त। इसके अलावा निःशर्त धन उसके लिए भी कैसी? अनुकूल। और व्रत के लिए है, हाँ सबके लिए कैसी व्यवस्था करेगी सरकार? अनुकूल। फिर कर्मकारियों या कर्मचारियों के निर्वाह एवं वेतन। निर्वाह यानी गुजर बसर या जीवन यापन करना, और वेतन उसकी सैलरी, ठीक है, उसकी आजीविका। उसके अंतर्गत ये उपप्रावधान दिए गए। कर्मचारियों के व्यवसाय में या व्यवसाय के प्रबंध में सहभागिता। व्यवसाय का प्रबंध क्या होता है? मैनेजमेंट संभालेगा कौन? प्रत्येक कर्मचारी प्रयास करेगा। क्या लाभ है इसके? एक तो कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, कार्य तीव्र गति से होगा, और स्वयं कर्मचारियों को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि राष्ट्र की प्रगति में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक तो 100 आदमी काम कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। एक मान लो 10,000 आदमी काम करें तो क्या होगा? उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। हम उसे बाहर बेचेंगे तो डॉलर आएंगे। क्या आएंगे? डॉलर। और वही डॉलर हमारे विकास को और आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। ये चाहे कोई सा भी कृषि हो, सेवा हो, चाहे उद्योग हो, तीनों क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। 3 प्रमुख क्षेत्र है ना हमारे, कौन कौन से? कृषि है सबसे पहले तो, है ना, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र उद्योग, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, ठीक है। कौन कौन से हैं? कृषि एवं पशुपालन, दूसरा उद्योग,
तीसरा सेवा क्षेत्र। 3 क्षेत्र है हमारी अर्थव्यवस्था के, ठीक है। सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का रहता है, पर जनसंख्या सबसे कम है यहाँ पे। सेवा क्षेत्र जो भी नौकरियां होती है ना, प्राइवेट और सरकारी, उसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, BSNL, ये टेलीफोन सेवाएं हैं, ये क्या है, सब सेवाएं। टेलीफोन सेवा, सेवा नाम में सेवा है। स्कूल है, ये भी क्या है, सेवा है। होटल्स है, क्या कर रहे हैं हमारी वो सेवा। सेवा तो कर रहे हैं पर मेवा भी खा रहे हैं, हाँ, पर सेवा कर रहे हैं उसके बदले, है ना। तो जो तुम नौकरी लगोगे कभी भी किसी में भी, तो क्या होगी वो सेवा, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र हमारा कौन सा है, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। फिर उद्योग। अब कृषि एवं पशुपालन 2 आदमी कर रहे हैं गांव में, और वही प्रबंधन कर रहे हैं, उनके पास 100 पैसे। अब मान लो उनके अधीन काम करने वाले 50 आदमी और प्रबंधन सीख जाए तो क्या लाभ होगा, वो खुद भी पालेंगे अलग से। तो अब गांव में बात जहां 200 पैसे थी, अब कितनी हो जाएगी, 500 या 1500 पैसे हो जाएगी। दूध क्या होगा, बढ़ेगा, दूध ज्यादा बढ़ेगा, उत्पादित होगा तो आयात करेंगे, निर्यात करेंगे। हाँ, दूसरा निर्यात बचता है, आयात निर्यात दोनों दो, एक तो सही होगा। आयात किसे बोलते हैं, आयात, आया है ना, आयात, निर्यात, निर्यात, है ना। हाँ, गया, टाटा बाय बाय, है ना। आयात आया, निर्यात गया। तो निर्यात होगा कि इस अवस्था में दूध जब उत्पादित हो रहा, तो किस किस फॉर्म में दूध निर्यात किया जा सकता है, घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, सीधा दूध बेच सकते हैं। कहां पे, विदेशों में। बदले में क्या आएगा, डॉलर, पैसे से पैसा बनेगा, और है ना। एक किसान को लाभ हुआ मान लो 10 लाख का साल का, तो वो क्या करेगा, 5-7 पैसे और लाने की सोचेगा, अगले साल उत्पादन और बढ़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन में क्या कर रहा है, अपना योगदान बढ़ाता जा रहा है दिन ब दिन। किसका परिणाम हुआ ये, प्रबंध में सहभागिता। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अंशदान देगा, योगदान देगा, तो क्या होगा, ठीक है, हाँ, राष्ट्र की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। सेवा किसे बोलते हैं, जैसे दुबई में जाते हैं हम, सऊदी अरब में जाते हैं, खाड़ी देशों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, किसी भी देश में जाए, हमारे मजदूर जाते हैं, वो क्या दे रहे हैं वहां जाके, मजदूरी कर रहे हैं, टॉयलेट भी साफ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेवा। नहीं, असली की बात नहीं, पैसे बहुत है वहां पे। ड्राइवरों को लाखों रुपए की सैलरी मिलती है। ड्राइवर्स को फॉरेन कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनमें क्या है, ड्राइवर्स को लाखों रुपए की सैलरी होती है। हमारा जो सरकारी कर्मचारी है उससे दुगनी है, तिगनी है ना, ऐसा सुना है मैंने भी, और होता भी इसलिए तो देखा भी है। 2-4 जो सफल आदमी है ड्राइविंग क्षेत्र में, उनको। हमारे सरकारी कर्मचारी, वहां के नौकर, हाँ, सफाई करने वाले, डॉलर में चलती उनकी सैलरी है, और उन्हें यहाँ आके कन्वर्ट कराए तो बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि वहां कानूनी प्रावधान ही ऐसे, कभी इससे कम वेतन हम नहीं दे सकते। हमारे यहाँ है क्या, नहीं। हाँ, टाइम पास हो जाता है, पेट भर जाता है, पर वहां क्या है, पेट भी नहीं भरना चाहिए, इनको आईफोन भी चाहिए, है ना। हाँ, जो भी लेटेस्ट मॉडल है, मजदूर को भी। तो ये कब संभव हो सकता है, जब वेतन में विसंगति ना हो, है ना। वेतन बढ़िया दिया जाए तब तो टाइम पास होगा ना, बढ़िया। हाँ, फ्लाइट में मजदूर, फ्लाइट में आ जा रहा है, अपने यहाँ सो सकते हैं क्या, नहीं। सरकारी स्कूल की मार्क्स भी नहीं दे पाते, फ्लाइट में जाते हैं क्या कभी, एयर टिकट लेके नहीं जाते, है ना। तो ध्यान रखना, ये तीनों क्षेत्रों में अपना अंशदान देगा, योगदान देगा। कब, जब प्रबंधन करना सीखेगा। फिर सहकारी समिति की अभिवृद्धि का प्रयास। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तुम में से किसी को या मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, मैं जाऊंगा बड़िए के पास या किसी प्राइवेट क्षेत्र में, मुझे वहां पे 3 रुपए से 36% में दिया जा रहा है, तो मेरे को ब्याज चुकाने में गंजेपन की समस्या आ सकती है ना। ब्याज चुकाने में क्या होगा, भाड़ उड़ जाएंगे। तो क्या करें, हम सब मिलकर सोसाइटी बना ले या सहकारी समिति बना ले, फिर क्या होगा, हम उसमें अपना अपना पैसा रखेंगे, उसी के अनुसार हमारा लाभ निर्धारित होगा। तो मैं अपनी सोसाइटी में से पैसे लूंगा तो क्या होगा, थोड़ा कम दर पे मिलेगा, है ना। इससे क्या लाभ है, मेरे बाल बच जाएंगे, है ना। बाल बच जाएंगे तो मैं दीर्घ काल तक कंगा पेड़ तो रहूंगा, नहीं तो हाँ, कंगा नहीं लाना पड़ेगा एक जीवन आजीवन, है ना। तो यही है। तो सहकारी समिति की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा कौन,
राज्य। फिर सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, किस किस आधार पर है ना? हाँ, इन आधारों पर विभेद नहीं हो पाएगा, कब? जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। फिर उसके बाद में बाल्य पूर्व देखभाल, क्या तात्पर्य है इससे? 6 साल से आंगनबाड़ी वाले बच्चों के लिए क्या पोषण है ना, सब कुछ दिया जाता है। ये है कुछ आगे वाले नीति निर्देशक तत्व।